हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, आज एक बार फिर निफ्टी 26,000 के ऊपर क्लोज हुआ। पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है। हमने आईटी कट देखा, हमने जीएसटी कट देखा, रेट कट देखा, जीडीपी में ग्रोथ भी देखा और अब तो बिहार जीतने की खबर भी आ गई। लेकिन इस सब के बावजूद एक चीज़ जो मज़ा किरकिरा कर रही है वो ये कि एफआईआई बाय क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों वो लगातार सेल कर रहे हैं। जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। तो अगर एफआईआई की सेलिंग के फिगर्स देखेंगे तो वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग है और पिछले कई सालों से वो लगातार नेट सेलिंग कर रहे हैं। अगर हम 2025 की अगर फिगर्स को देखें तो अब तक रिकॉर्ड 2 लाख करोड़ से ज़्यादा की उन्होंने सेलिंग कर दी है। पिछले 21 महीने में एफआईआई फ्लोज हैव रीच्ड अ मैसिव 3.19 लाख करोड़ और सिर्फ हम नवंबर की बात करें तो उसमें भी उन्होंने करीब 14,000 करोड़ की सेलिंग कर दी है। ऐसा नहीं है कि वो इक्विटी मार्केट से पैसा निकालकर बॉन्ड मार्केट में ले जा रहे हैं। अगर आप देखें तो ज़्यादातर जो मार्केट्स हैं, वर्ल्ड मार्केट्स हैं, वहाँ पर उनका पैसा जा रहा है। खास करके इमर्जिंग मार्केट्स में काफ़ी पैसा वो राउट कर रहे हैं। तो कोरिया में कॉस्पी में आप देखिए 65% अप रहा। उसी तरीके से हैंग सेंग, निक्केई और यूरोप, यहाँ तक कि ब्राज़ील जो कि हमारा एक इमर्जिंग मार्केट का कॉम्पिटिटिव कंट्री है, वहाँ भी इनफ्लो जा रहा है, 23% अप है। ताइवान 22% अप है। तो एक तरीके से हम देखें तो हमारा मार्केट इस वक्त निचले स्तर पर है। 10.9% का रिटर्न निफ्टी ने दिया है पिछले एक साल में और जो पिछले दिनों रैली हुई उसका भी इसमें कंट्रीब्यूशन है। तो आइए समझते हैं कि इतना कुछ पॉजिटिव हो रहा है लेकिन एफआईआई बायर बनने को क्यों तैयार नहीं है, और इसी से हमें आंसर भी मिलेगा कि वो कब बायर बनेंगे। अब हमने देखा कि इंडिया से तो वो लगातार सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर दूसरे कंट्रीज में हम देखें कहाँ कहाँ वो पैसा राउट कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा पैसा यूएसए के इक्विटी मार्केट में जा रहा है, सिंगापुर में जा रहा है, साउथ अफ्रीका में जा रहा है, यूरोप में जा रहा है, मॉरिशस में जा रहा है, नॉर्वे में जा रहा है, जापान में जा रहा है, कनाडा, फ्रांस, ये सारी कंट्रीज में एफआईआई का पैसा जा रहा है और इक्विटी मार्केट में जा रहा है। बॉन्ड मार्केट इज एक्स्ट्रा। तो क्यों हमारे देश से पैसा निकल रहा है और इन देशों में जा रहा है? वहां पर ऐसा क्या हो रहा है जो हमारे यहाँ नहीं हो रहा? ध्यान रहे दोस्तों कि इंडिया एक वक्त एफआईआई का डार्लिंग हुआ करता था। क्या उसमें ऐसा हुआ कि वो हमारे देश को छोड़ के दूसरे कंट्रीज में जा रहे हैं? दोस्तों, आप में से कुछ लोग मुझसे ये कहते हैं कि मैं प्रॉब्लम्स के बारे में क्यों बात करता हूँ, मैं अच्छी चीज़ों के बारे में क्यों बात नहीं करता हूँ। तो ये दरअसल सही नहीं है। जहाँ अच्छा होता है हम अच्छा बोलते हैं, जहाँ बुरा होता है हम बुरा बोलते हैं। लेकिन हम ज़्यादातर रिस्क के बारे में बात करते हैं। ऐसा क्यों? उसकी 2 वजह है। पहली चीज़ तो ये कि आपको अच्छी चीज़ें बताने वाले बहुत लोग मिलेंगे, बहुत चैनल्स मिलेंगे, तो आप उनको जाकर सुन सकते हैं और अपना माइंड फ्रेश कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको रिस्क के बारे में भी जानना है तो हमारे चैनल पर वो इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करते हैं। दूसरी वजह ये है कि अगर आप समुंदर में कूदना चाहते हैं, ये आपका डिसीजन है, तो जो आपका नकली दोस्त होगा वो आपसे कहेगा कि कूद जाओ, कुछ नहीं होता, सब ठीक ठाक हो जाएगा। और जो आपका असली दोस्त होगा वो आपको उस खतरे के बारे में बताएगा, आपको सावधान रहने को कहेगा और ये भी कहेगा कि हो सकता है तो इसे अवॉइड करो। अब आपको चूज करना है कि आपको कैसा दोस्त चाहिए। तो आइए इस गुत्थी को सुलझाते हैं कि इतना जीडीपी ग्रोथ, इतना सब कुछ बढ़िया बढ़िया मैक्रो में हो रहा है, फिर भी एफआईआई क्यों सेटिस्फाइड नहीं है। अगर आप देखिए तो जीडीपी ग्रोथ तो हमारी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। अभी भी हम क्लेम करते हैं कि वर्ल्ड के फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है, लेकिन वो कॉरपोरेट इंडिया के रेवेन्यू में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। 7% के करीब रेट से वो ग्रो कर रहा है। अगर आप पास्ट में जाके देखेंगे तो हमेशा
जितना जीडीपी ग्रोथ होता था उससे 3 या 4% ज़्यादा कॉर्पोरेट रेवेन्यू ग्रो करता था। द ओल्ड रूल, कंपनी सेल्स ग्रो 3 to 4% फास्टर देन जीडीपी हैज़ ब्रोकन डाउन। तो जो पास्ट में हमें देखने को मिलता था अब वो नहीं देखने को मिल रहा है। अब इसका इजी एक्सक्यूज क्या है जी, टैरिफ लग गया और टैरिफ की वजह से इम्पैक्ट हो गया, लेकिन ये सच नहीं है बिकॉज मोस्ट मेजर एक्सपोर्ट कैटेगरीज वेरेंट हिट बैडली बाय टैरिफ्स। अगर हम जेम्स एंड ज्वेलरी को छोड़ दें तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ है। जीडीपी ग्रोथ इज कमिंग मेनली फ्रॉम कंजम्पशन। 61% ऑफ जीडीपी कंजम्पशन है, जो हम खरीदते हैं, रोजमर्रा की चीज़ें खरीदते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदते हैं, उसकी वजह से आ रहा है। एंड गवर्नमेंट केपेक्स, जो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसकी वजह से आ रहा है। ये जीडीपी ग्रोथ कॉरपोरेट्स की वजह से नहीं आ रहा है। अब आप सोचिए एफआईआईज हमारे कंट्री में क्यों आते हैं? क्योंकि वो कॉरपोरेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। वो इसलिए नहीं आएंगे कि आपकी जीडीपी ग्रो कर रही है, वो इसलिए नहीं आएंगे कि गवर्नमेंट कैपेक्स कर रहे हैं, वो इसलिए आएंगे कि हमें ऐसी कंपनीज दिखाओ, प्राइवेट कंपनीज जहाँ पे ग्रोथ हो रही है, जो ग्रोथ के लिए इनिशिएटिव ले रही है, जो उन्हें नहीं देखने को मिल रहा है। और जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, जो कैपेक्स की हम बात कर रहे हैं, ज़्यादातर कंपनीज कैपेक्स नहीं कर रही हैं। कैपेक्स इज स्टैग्नेंट, स्टक एट डिकेड लो लेवल्स। 10 साल के निचले स्तर पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, विच इज अ कॉज ऑफ वरी। नेट एक्सपोर्ट्स कंट्रीब्यूट ऑलमोस्ट नथिंग, सो दे डोंट लिफ्ट कॉर्पोरेट रेवेन्यूज। कंपनीज आर डिलीवरिंग हायर प्रॉफिट्स फ्रॉम लो रेवेन्यू ग्रोथ थ्रू बेटर मार्जिन्स। तो आपकी सेल्स ग्रो नहीं हो रही है, आपके रेवेन्यू ग्रोथ नहीं हो रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट्स आप मेंटेन कर रहे हैं। कैसे? कि भाई हम एम्प्लॉयज़ की सैलरी नहीं बढ़ाएंगे और सस्ता माल खरीदेंगे, क्वालिटी में थोड़ा हम वो कर देंगे। तो प्रॉफिट मार्जिन कमाने के कई तरीके होते हैं, आसान तरीके होते हैं, लेकिन रेवेन्यू को ग्रो कराना मुश्किल होता है। और वही एक जो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी का साइन होता है। फॉर जीडीपी एंड कॉर्पोरेट अर्निंग्स टू मैच, इंडिया नीड्स हायर रियल वेजेस। आप बताइए, आप में से कितने लोगों की सैलरीज पिछले 1 साल में बढ़ी हैं? अपना फीडबैक शेयर करिएगा। और स्ट्रॉन्गर कंजम्पशन, कंजम्पशन कहाँ बढ़ रहा है? जो जीएसटी में कट हुआ है उसका कुछ इम्पैक्ट ज़रूर देखने को मिला है। अब इट्स टू अर्ली टू से कि कितना कंजम्पशन बढ़ता है, अगले क्वार्टर में वो पिक्चर क्लियर होगी। तो जब तक हमारा ये वेजेस और कंजम्पशन और ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, वो तब तक एफआईआईज का वापस आना बहुत मुश्किल है। और रिवाइवल इन प्राइवेट केपेक्स, तो कंपनियां तभी केपेक्स करेंगी, फर्दर इन्वेस्टमेंट करेंगी, जब उन्हें मार्केट अपॉर्चुनिटी दिखेगी। क्योंकि वो यहाँ पर रेवेन्यू और प्रॉफिट्स कमाने के लिए बिजनेस कर रहे हैं। जब उन्हें लगेगा कि बिजनेस ही नहीं है तो वो केपेक्स क्यों करेंगे? Until that happens, GDP will look strong, but listed companies won't feel the boom. इसलिए ये डिस्कनेक्ट हमें दिख रहा है। तो 3 रीजंस हैं जिसकी वजह से एफआईआईज अभी तक बाइंग करने को तैयार नहीं है। और बिहार इलेक्शन के रिजल्ट्स आने के बाद भी हमें सेल की फिगर देखने को मिली। आज का भी डेटा नहीं आया है, तो मैं नहीं कह सकता कि कितना उन्होंने बाय सेल किया है, लेकिन अगर हम उनका लार्जर ट्रेंड देखें, फेवरेबल फैक्टर्स के बावजूद भी वो बाइंग नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि अर्निंग्स में एक डाउनग्रेड साइकिल शुरू हो गया है। इंडिया हैज मूव टू अंडरवेट इन मैनी ग्लोबल पोर्टफोलियोज बिकॉज ऑफ दिस। हम जानते हैं कि पिछले कई क्वार्टर से मार्जिन पे भी प्रेशर देखने को मिल रहा है, रेवेन्यू पे भी देखने को मिल रहा है। और वो कंपनीज अपना जब रिजल्ट दे रही हैं तो ये बता भी रही हैं। टैरिफ का कंसर्न भी एफआईआईज के ऊपर है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में हमारे कॉर्पोरेट इंडिया की ग्रोथ को इम्पैक्ट करेगा। और एफआईआईज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, और वो लॉन्ग टर्म के विजन को ध्यान में रखता है। लेकिन मुझे लगता है, अगर आप मुझसे पूछेंगे सबसे बड़ा रीज़न क्या है एफआईआईज बाय नहीं कर रहे हैं और पिछले कई सालों से सेल कर रहे हैं, सबसे बड़ा रीज़न है कि न्यू टेक्नोलॉजी एआई में हम पिछड़ते जा रहे हैं।
हमने कोई भी एआई में बड़ा डेवलपमेंट नहीं किया है। ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव है। अगर आप उनके कंट्री वाइज फिगर्स को देखेंगे तो उनका काफ़ी पैसा हमारे देश से निकल के उन कंट्रीज़ पे जा रहा है जो एआई और न्यू टेक्नोलॉजीज लाइक सेमीकंडक्टर पे काम कर रहे हैं। उसमें कोरिया भी है, चाइना भी है, वहाँ पे पैसा राउट हो रहा है क्योंकि वो फ्यूचर है। देखिए हमारी जो भी इकॉनमी है उसमें ज़्यादातर जो हम काम करते हैं, अगर आप देखिए खास करके सर्विसेज सेक्टर की अगर हम बात करें तो वो सब कुछ एआई से ऑटोमेट किया जा सकता है, जैसा कि हम आईटी सेक्टर में देख रहे हैं। तो उसका बहुत ज़्यादा फ्यूचर नहीं है। आने वाले दिनों में ऐसे कई जॉब्स होंगे जो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे और एआई से ड्रिवन होंगे। अब देखिए फैक्ट्री में प्रोडक्शन होता है वो भी रोबोट्स करेंगे, ऐसा हम देखने को हमें मिल रहा है। और साथ में अगर व्हीकल्स में भी देखें तो ड्राइवरलेस कार्स वगैरह भी आ जाएंगे। तो फ्यूचर जो है एआई का है, रोबोट का है, और हम वहाँ पर पिछड़ते जा रहे हैं। बेशक डेटा सेंटर पे काम हो रहा है, लेकिन डेटा सेंटर एक माइनिंग इंडस्ट्री की तरह होता है। वो बहुत ज़्यादा जॉब्स जनरेट नहीं करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज को इस्तेमाल करता है। तो वो हमारे इकोनॉमी के लिए लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होगा। तो अगर हम समराइज करें तो एफआईआई बायर कब बनेंगे? पहला कि हमारा मार्केट जो है सही वैल्यू जोन पर है। जिस तरीके का ग्रोथ आउटलुक है उसके कंपैरिजन में इस वक्त मार्केट ओवर वैल्यूड है। दूसरा, हमारे जो प्राइवेट कैपेक्स है, जो कंपनियां अपने ग्रोथ के लिए खर्च करती हैं, वो कैपेक्स बढ़ना चाहिए, प्राइवेट कैपेक्स बढ़ना चाहिए। और तीसरा, एआई में ब्रेक थ्रू होना चाहिए। कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसा डेवलपमेंट हमारे देश में होना चाहिए कि हम एक मैसेज दें दुनिया को कि हमारा देश भी एआई में पिछलग्गू नहीं है। अब आइए दोस्तों मार्केट की बात कर लेते हैं, और मार्केट में आज क्या हुआ और आगे कुछ दिनों में क्या होने वाला है इसके बारे में देख लेते हैं। तो निफ्टी आज एक बार फिर 26,000 के ऊपर क्लोज हुआ, 103 पॉइंट्स अप रहा। एडवांस डिक्लाइन रेशियो वाज ओके, मैं इसे बुरा नहीं कहूँगा, अच्छा एडवांस डिक्लाइन रहा। और अगर हम मेजर गेनर और लूजर्स की बात करें तो सिर्फ हमें एक ही स्टॉक निफ्टी में दिखा, और वो है टाटा मोटर्स का स्टॉक। वहां पर हमें अच्छी खासी फॉल आज देखने को मिली है। बैंक निफ्टी भी अगर देखें तो सभी स्टॉक्स अप रहे और काफ़ी थ्रू आउट द डे बैंक निफ्टी ने अच्छा परफॉर्म किया। एफआईआई की फिगर अगर देखें तो फ्राइडे के दिन भी हम देख रहे हैं कि एफआईआई की सेल की फिगर्स आई है, करीब 5,000 करोड़ की उन्होंने सेलिंग की है। पिछले 5 दिनों में 12,000 करोड़ की उन्होंने सेलिंग की है, और पिछले 5 दिनों में ही डीआईआईज ने 24,600 करोड़ की बाइंग की है। अगर आज हम सेक्टर इंफॉर्मेशन देखें तो सभी सेक्टर्स ने ग्रीन में क्लोजिंग दी। पीएसयू बैंक जो है बेस्ट परफॉर्मर रहा, ऑटो कंज्यूमर ने भी अच्छा किया, आईटी थोड़ा प्रेशर में दिख रहा है, फार्मा भी थोड़ा प्रेशर में दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल सभी सेक्टर्स ने ग्रीन में क्लोजिंग दी। अगर हम स्मार्ट मनी की बात करें कि किन स्टॉक्स में स्मार्ट मनी जा रहा है और निकल रहा है, तो ऑयल इंडिया स्टॉक एक ऐसा हमें शेयर मिला जिसमें स्मार्ट मनी निकलता हुआ दिख रहा है। आज इसकी शुरुआत होती हुई हमें दिखी है, और पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि स्मार्ट मनी आते हुए हमें स्टॉक्स में नहीं दिख रहा है, इसलिए कोई भी ऐसा स्टॉक हमें नहीं मिला जिसमें स्मार्ट मनी घुस रहा है। दोस्तों यहाँ पर एक बार फिर मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ पे सिर्फ हमको ये आपको क्लू दे रहे हैं कि कहाँ पे स्मार्ट मनी घुस रहा है और कहाँ से निकल रहा है। अब आइए सेंटिमेंट ट्रैकर की बात कर लेते हैं। तो ये निफ्टी का है और ये बैंक निफ्टी है। तो कल के दिन से अगर हम कंपेयर करें तो बुलिशनेस का लेवल थोड़ा कम हुआ है। आप देख सकते हैं कि थोड़ा कम हुआ है, लेकिन ये भी उतना ही सही है कि वो अभी मॉडरेटरी बुलिश टेरिटरी पर चल रहा है, यानी कि अभी भी उम्मीद है कि धीरे धीरे ऊपर बढ़ेगा, लेकिन हमारा बाय का सिग्नल तब आएगा जब ये बुलिश टेरिटरी पे जाएगा। वहीं बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो वो थोड़ा सा उसमें बुलिशनेस बढ़ती हुई आज दिखी है। आप देख सकते हैं कि कल के कंपैरिजन में पोजीशंस थोड़ा बुलिश जोन पर टिल्ट हुई है। अब भाई दोस्तों आज का डेटा देख लेते हैं, डेटा हमें क्या बता रहा है। तो आज 17 नवंबर है और हम 26,000 के ऊपर क्लोज हमने दी है। थ्रू आउट द डे
हमें काफ़ी वोलेटिलिटी देखने को मिली है, पिछले कई दिनों से देखने को मिल रहा है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि FII-DI में से एक पार्टी ने सेलिंग की है और एक ने बाइंग की है। आज जब डेटा आएगा तो वो सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। और 103 पॉइंट्स निफ्टी ने गेन दिया। अगर हम वोलेटिलिटी की पिक्चर देखें तो वहाँ सिचुएशन थोड़ी सी इंप्रूव होती हुई दिखी है, क्योंकि बिहार इलेक्शन के रिजल्ट्स जा चुके हैं, तो एक अनसर्टेनिटी मार्केट से हटी है। तो कल के कंपैरिजन में माइनर राइज हमें देखने को मिला है दोनों में, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर हमें डिप देखने को मिला है। अगर हम विक्स में जाएं तो वही पिक्चर हमें यहाँ पर भी देखने को मिल रही है कि 12.5 से हम घटते घटते अब 11.8 के आसपास चले गए। अगर हम पुट कॉल रेशियो में देखें तो यहाँ पर एक ही जोन पर थोड़ा पुट कॉल रेशियो घूम रहा है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेरिशनेस है, लेकिन मैं कहूँगा कि मॉडरेटली वेरी कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक पिक्चर हमें देखने को मिल रही है। लगभग एक दिन ऊपर एक दिन नीचे ऐसा चल रहा है और ऐसा लग रहा है कि मार्केट अपने डायरेक्शन को पता करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो सबसे सरप्राइजिंग बात है वो ये है कि आज बिहार इलेक्शंस हो गए, रिजल्ट्स क्लियरली आ गए, इसके बावजूद भी यहाँ पर पोजीशंस बनती हुई नहीं दिखी हैं, पोजीशंस कट होती हुई दिखी हैं। और अगर आप नेक्स्ट मंथ पे भी जाएंगे तो बहुत ही कम लो OI एडिशंस हुआ है। ये बता रहा है कि अभी भी मार्केट इज नॉट श्योर। और उससे भी बड़ा जो सरप्राइजिंग फैक्ट है वो ये है कि प्रीमियम्स में जिस तरीके से ड्रॉप हुआ है, ये क्लियर कट इंडिकेशन दे रहा है कि जो भी एक्टिविटी हुई है वो सेल साइड पर ज़्यादा एग्रेसिव सेलिंग हुई है। और इसीलिए आप देखिए प्रीमियम 50 के ऊपर आ गया पिछले कई दिनों के लोएस्ट लेवल पर। और नेक्स्ट मंथ पे भी जाएंगे तो वहाँ भी आपको ह्यूज ड्रॉप होता हुआ दिखेगा। तो जो भी पोजीशंस बनी है ऐसा लगता है कि वहाँ पर सेल साइड पर ज़्यादा फोर्सफुली बनी है। टर्नओवर, आज टर्नओवर एवरेज से डाउन रहा। एक बार फिर ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग है, क्योंकि अब क्लैरिटी हो गई है पॉलिटिकल फ्रंट पे, तो यहाँ पर आज हेवी बाइंग होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई। एडवांस डिक्लाइन भी आप देखिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। और फ्राइडे के दिन का अगर FII की इंडेक्स शॉर्ट्स की पोजीशन देखेंगे तो यहाँ पर भी उनके शॉर्ट्स बड़े हैं, जबकि सिचुएशन थ्रू आउट द डे क्लियर थी। इसके बावजूद भी वहाँ पर सेल की पोजीशंस बढ़ती हुई दिखी है। तो आज का डेटा कैसा दिख रहा है? आज का डेटा हमें थोड़े बेरिश इंडिकेशंस ही दे रहा है। भले ही मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये सेल ऑन राइज चल रहा है। आइए एक बार निफ्टी फ्यूचर्स के प्रीमियम का ट्रेंड भी देख लेते हैं। अगर हम चार्ट पे देखेंगे तो सिचुएशन और भी क्लियर हमें देखने को मिलेगी। तो ये निफ्टी का प्राइस देखिए लगातार ऊपर जा रहा है, और अगर प्रीमियम का ट्रेंड देखेंगे तो क्लियरली नीचे जाता हुआ दिख रहा है। इससे क्लियर इंडिकेशन कोई नहीं होगा कि यहाँ पर सेल ऑन राइज चल रहा है। और यही पिक्चर हमें नेक्स्ट मंथ पे भी देखने को मिल रही है। इसलिए ये जो राइज हो रहा है, ये जो रैली हो रही है, इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। बेशक धीरे धीरे मार्केट्स चल रहे हैं, मोमेंटम की कमी है, लेकिन ट्रेंड क्वेश्चनेबल है। अगर हम चार्ट की बात करें, चार्ट में कोई मेजर उतार चढ़ाव नहीं है, और ये जो ट्रेंड का कंटिन्यूएशन था ये होता हुआ दिख रहा है। ये जो गैप यहाँ पर क्रिएट किया गया है, ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है, और ये ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि अब उस फेस पर निफ्टी पहुंच चुका है जहां से इसे आर या पार जाना है। या तो इसे डिसाइसिवली ब्रेक करके ऊपर जाना है, या फिर यहां से रिवर्सल करना है। हमारे डेटा पॉइंट्स के हिसाब से अभी तक मार्केट्स बेरिश जोन पर नहीं आया है। रिवर्सल के साइन कम दिख रहे हैं, और रिवर्सल के लिए ये जो लेवल होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 25,840 इसके नीचे ही हमें सेल साइड का रखना है। अगर आप बुलिश पोजीशंस को कैरी कर रहे हैं तो इसे स्टॉप लॉस रख सकते हैं। जहां तक बाइंग की बात है, जब तक हमारा सेंटिमेंट इंडिकेटर बाइंग सिग्नल नहीं देगा तब तक हम बाय मोड पर नहीं आएंगे। तो दोस्तों, तो फिलहाल के लिए व्यू वही है जो पिछले कई दिनों से चल रहा है, यानी कि वेट एंड वॉच। तो या तो पोजीशंस आप निफ्टी के बाहर देखिए, या फिर जो है इंट्राडे या BTST पर फोकस करिए। मीडियम टर्म के लिए इस वक्त
हमारा व्यू है वेट एंड वॉच। दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।